सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो आपने अगर पैसा बनाने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं आप तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इनकम के ऊपर वीडियोस हैं, पैसा बचाने के ऊपर भी वीडियोस हैं एंड बढ़ाने की बात करें तो आज का वीडियो है पैसा बढ़ाने के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो बिगिनर्स हैं उन्होंने पूछा कि यार हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं या स्टॉक्स में पैसा लगाएं। तो इसका बहुत सिंपल आंसर मैं आपको दे सकता हूँ, दोनों में लगाना चाहिए पहली बात। और यूजुअली जब मार्केट डिप करे तब लगा सकते हो, नहीं तो एसआईपी वाला जो अप्रोच होता है हर महीने सेम डेट को अपने आप पैसा जो है कटता रहता है, वो बेस्ट अप्रोच होती है। स्टॉक्स में एसआईपी लगानी होती है तो नॉर्मली एसआईपी जो मैं यूज़ करता हूँ एचडीएफसी वालों का ऐप यूज़ करता हूँ। म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगाना है तो ऑलमोस्ट हर ऐप जो आपको मिल जाएगी, पेटीएम मनी से लेके ईटी मनी तक, सब जगह आपको वहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी आपको मिल जाएगी। स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं ज़ेरोधा का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। तो इसका ज़रूरत क्या है, फंडा क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं पहले वो बात करेंगे, फिर बात करेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे क्या होते हैं और उसके बाद बात करेंगे किसको कितना किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए और किस तरीके से जो है स्टॉक्स में लगाना चाहिए। चलिए स्क्रीन शेयर मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूँ और हम लोग बात करते हैं। पहले तो गाइज जो है एक तरफ हम डाल लेते हैं म्यूचुअल फंड्स और दूसरी तरफ डाल लेते हैं हम स्टॉक्स। तो अभी बात अगर की जाए गाइस म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स देखो, म्यूचुअल फंड से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टॉक्स को हम शेयर भी बोलते हैं, राइट। तो ये शेयर का मतलब क्या है, ये शेयर का मतलब है एक कंपनी में आपका हिस्सा बोल सकते हो या ओनरशिप बोल सकते हो। तो जब भी आप एक स्टॉक ओन करते हो आप उस बिजनेस में एक छोटा सा ओनरशिप आपकी आ जाती है। तो अगर मैं मैकडोनल्ड्स का स्टॉक ओन करता हूँ, मैं मतलब मैकडोनल्ड्स के ओनर्स में से आ जाता हूँ, राइट। नाउ ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन कि मैं वो कितना स्टॉक होल्ड करता हूँ उस कंपनी का कितना परसेंटेज आएगा। तो आपने बहुत बार सुना होगा ये बंदे ने मार्केट में जाकर इस कंपनी के सारे शेयर ले लिए और इसका 2% ओनरशिप ले लिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया। वो कैसे होता है, तो मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल होते हैं लोगों के ट्रेड करने के लिए, वहाँ से वो खरीदते रहते हैं, फिर वो एक परसेंटेज पे आ जाते हैं। वो इतना हिस्सा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कि वो एक कंपनी का 1%, 2%, 3% उनके पास आ जाता है। तो बिल्कुल सीधा फंडा है इसका। अगर हम गाइस म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स को आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि वो कंपनीज हैं जो आपको आपका पैसा मैनेज करने में, इन्वेस्ट करने में हेल्प करती हैं, इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो। बट एसेंशियली एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज़ अ फंड जहाँ पे सब हम जैसे रिटेल वाले लोग मिलकर अपना पैसा डालते हैं और वो हमारे लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो यूजुअली अगर म्यूचुअल फंड का हम बैक एंड देखें तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। ये क्या आ गया नीचे, या तो म्यूचुअल फंड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। तो कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड वालों की एक टीम होती है और उनका एक फंड मैनेजर होता है जो वो लोग अपना एनालिसिस करते हैं और एक स्पेसिफिक तरीके से पीस अलग अलग स्टॉक्स में पैसा डालते हैं। म्यूचुअल फंड किस तरह के होते हैं, तो ये है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, जो मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं। तो यूजुअली म्यूचुअल फंड्स एक थीम के आसपास बनाए जाते हैं। तो आपने यहाँ सुना होगा लार्ज कैप, राइट, ब्लू चिप, लार्ज कैप। फिर आपने अभी आजकल नया सुना होगा फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का क्या मतलब है, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी, मिड कैप मतलब मीडियम साइज कंपनी, स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज, फ्लेक्सी कैप मतलब ये सब जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। तो फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी वाले भी होते हैं, राइट, आईटी फंड्स। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री की कंपनी सिलेक्ट करते हैं और उनमें पैसा लगाते हैं। नाउ अब हमें क्या समझना है, अब बात आ जाती है कि कौन किस में पैसा लगाए वाली सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कौन किस में पैसा लगाए वाला सिचुएशन ऐसा है कि गाइज हम लोग जब स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो हमें ना रिसर्च करनी चाहिए पूरी कि कौन सा स्टॉक का क्या चल रहा है एंड कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनकी बैलेंस शीट कैसी। आपने नोटिस किया होगा जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ तो मैं क्या क्या शेयर करता हूँ। तो हमें ना ही सिर्फ फाइनेंशियल समझने होते हैं, हमें वो कंपनी का, अगर हम वॉरेन बफे के रूल्स के हिसाब से जाएं तो हमें समझना होता है उसका मोट, मतलब इसका ऐसा एडवांटेज क्या है कि कल सुबह कोई 10 करोड़ रुपए लेके आए और इसके जैसी एक कंपनी ना खड़ी कर दे। क्या ऐसा एडवांटेज है, क्या वो ब्रांड है, लोगों के दिमाग में वो नाम एकदम अंदर तक घुस चुका है, लाइफ बॉय, या क्या वो इन अदर वर्ड्स क्या वो पैसा है, या क्या वो ऐसा है कि इस कंपनी में जब इस इंडस्ट्री में रादर आपको एंटर करना पड़ता है जैसे ऑटोमोबाइल, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 करोड़ 15 करोड़ की बात नहीं आती।
तो 100 200 300 करोड़ के ऊपर की बात आती है, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो हर कोई नहीं आ सकता, राइट। तो ये एंगल से यहाँ पे हम पहली बात होती है मोट और एडवांटेज देखनी होती है। दूसरा फिर हमें देखना होता है उसका जो मैनेजमेंट है वो कितना ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी, राइट। उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने बड़ी कंपनीज चलाई हैं, छोटी कंपनीज चलाई है, क्या उन्होंने छोटी कंपनीज को बड़ा बनाया है, क्या जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती हैं वो सारी कंपनीज को, राइट। क्या वो खपला करते हैं क्या उनकी। फिर बात आती है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में उनकी फाइनेंशियल की, राइट, उनके फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं। ये सब करने के लिए, ठीक है, और समझने के लिए कि लोग इस ब्रांड को कैसा ट्रीट करते हैं, असली अगर आपको रिसर्च में घुसना है तो कई बार साल साल लग जाता है। इसका फ़ायदा ये है, अगर आप वॉरेन बफे की तरह ट्रीट करते हो और आप 1 साल रिसर्च करते हो, मे बी 1.5 साल वेट करते हो, 2 साल वेट करते हो एंट्री लेने के लिए, जैसे वॉरेन बफे सालों साल वेट करता है एंट्री भी लेने के लिए एक स्टॉक में, देखता रहता है ये कब नीचे जाएगा, मैं इस स्टॉक को लूँ, वो अपनी तैयारी करके रेडी होता है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स आपको यहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, पर हम लोग सब लोग ये कर नहीं सकते, हमारे पास अपने अपना काम है, किसी के पास नौकरी है, किसी को घर चलाना है, राइट। आप मे बी कॉलेज में हो, अगर यंग हो तो स्कूल में हो, एग्जाम्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, हम सब लोग ये सब चीज़ें तो कर नहीं सकते, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे इतना अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते, तो हमें वो कंपनी के बारे में अच्छे से पता नहीं चलता, उसकी वजह से जो है हमारा जो प्रॉफिट बनने का चांस था वो थोड़ा कम हो जाता है। नाउ क्या आपको बिल्कुल भी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से यस, एक्सपोजर स्टॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि आपको जो अपसाइड है वो ज़्यादा है, पर यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। पर अगर हम बात करें यहाँ पे गाइज म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड का फंडा बहुत सिंपल है कि वो जो रिसर्च करनी है, ठीक है, वो जो एनालिटिकल काम है, ठीक है, उसके अलावा या जो बाकी का मैनेजमेंट वगैरह देखना है, वो फिर ये म्यूचुअल फंड में ये लोग करेंगे, जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है और उनकी जो टीम होती है, वो लोग आपके लिए करते हैं। एंड वो लोग बहुत सारे कंपनीज में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न क्यों कम होते हैं? क्योंकि इनको क्या है, इनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क लिया, रिटर्न कम आया, तो वो बंदा आउट ऑफ नौकरी हो जाता है। जो फंड मैनेजर है, अगर उसने 1 क्वार्टर कम रिटर्न दिया, वो आउट ऑफ नौकरी हो गया, नौकरी गई उसकी अभी। पर अगर हम स्टॉक्स की बात करें और हम खुद से पैसा लगा रहे हैं और हमको पता है ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो हम 3 साल 4 साल भी बिना प्रॉफिट के रह सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 5 साल 6 साल 10 साल की रेंज में तो ये हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, कभी तो फटेगा ये, राइट। तो वो ये लोग वेट नहीं कर सकते उसका, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इसलिए रिसर्च कम इसलिए एक्चुअली रिस्क कम होता है, तो रिटर्न थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाता है, तो दोनों में हम यहाँ एक्सपोजर मेंटेन कर सकते हैं। नाउ आप पूछोगे यार मुझे स्टॉक्स में भी ज़्यादा लगाना है, मैं म्यूचुअल फंड में भी लगाता हूँ, ठीक है, म्यूचुअल फंड में SIP लगा लो, बेस्ट अप्रोच है, ठीक है, बट मैं स्टॉक्स में भी लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, रिस्क कैसे कम करूँ? तो स्टॉक्स में रिस्क कम करने का ना मेरे पास एक तरीका और है आप लोगों के लिए। वो तरीका बहुत सिंपल है। वो क्या है आपको बताता हूँ। नंबर 1, बड़ी और अच्छी कंपनीज में स्टॉक्स में आप SIP कर सकते हो। तो जब मैं SIP करता आया हूँ इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मैंने मेरी खुद की बास्केट्स बना रखी हैं, बहुत पहले रिसर्च कर लिया था, और वो अच्छी कंपनीज में मेरा SIP चलता है। ये मैं करता हूँ HDFC के थ्रू। आप और भी आप अगर कोई बैंक अलाउ करता है तो आप चेकआउट कर सकते हो SIP इन स्टॉक्स। दूसरा जो मेरे हिसाब से बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपल, ज़्यादा मेहनत ना करने वाला, अगर आप ज़ेरोदा यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करते हो, लिंक नीचे है, आप ज़ेरोदा पे रजिस्टर कर सकते हो। स्मॉल केस, स्मॉल केस में फंडा वही है जो म्यूचुअल फंड का है, कि एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होगा जिसमें रिसर्च कोई और कर देगा, ठीक है। बट आप स्मॉल केस हैं जो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई डिविडेंड्स पे है, कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर पे है, कोई बोलता है कि हम ये वाला स्टॉक, ये वाला जो स्मॉल केस है वो मिडिल क्लास के लिए है, राइट, या मिडिल क्लास ग्रो करेगी इंडिया की, तो वो स्मॉल केस के अंदर के स्टॉक्स ग्रो करेंगे। पर आप जब स्मॉल केस में पैसा लगा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो म्यूचुअल फंड के NAV में आपका पैसा लगता है, आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आते हैं। पर जब आप स्मॉल केस में पैसा लगाते हो, मान लो स्मॉल केस में है, आपने एक स्मॉल केस में पैसा लगाया, ठीक है, उसमें एक कंपनी है रिलायंस, जो है मान लो उनकी 33%, ठीक है, एक कंपनी है उसमें HDFC, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, और एक कंपनी है कोटक बैंक, ठीक है। तो ये तीनों, वो जो स्मॉल केस है वो तीनों में 33% का यहाँ पे हमें एलोकेशन देता है। तो क्या होगा पता है, जब आप इस स्मॉल केस में पैसा लगाओगे, मान लो ये स्मॉल केस का मिनिमम है कि आपको 10,000 यहाँ लगाना है, तो आप जब इसमें 10,000 रुपये यहाँ लगाते हो, तो वो अपने आप यहाँ पे 1/3 आपका रिलायंस में डालता है, 1/3 HDFC में डालता है, 1/3 कोटक में डालता है, पर आपके स्टॉक मार्केट के ऐप के थ्रू।
समझे? मतलब अगर ज़ेरोधा के थ्रू स्मॉल केस यूज़ कर रहे हो तो आपके पास 33% ऑफ वॉट एवर अमाउंट यू डिड आपके पास आपके ज़ेरोधा के या स्टॉक मार्केट वाले अकाउंट में रिलायंस के शेयर आ जाएंगे, उतने HDFC के शेयर आ जाएंगे, उतने ही कोटक के शेयर आ जाएंगे। इसमें फ़ायदा क्या हुआ? 2-3 फायदे हो गए इसमें। नंबर 1 फायदा ये हो गया, आपको वो स्टॉक्स मिल गए रादर देन वो म्यूचुअल फंड। तो इसका डिविडेंड आपको डायरेक्टली मिलेगा, ना कि वो वाला जो म्यूचुअल फंड था वो लोग री इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके डिविडेंड आपके हाथ में आ जाता है इसकी वजह से। नंबर 2 जो इसमें होता है, नंबर 2 इसका फायदा ये हो जाता है गाइस कि ये स्टॉक्स बिकॉज आपके पास आ गए, आपका थोड़ा सा जो कंट्रोल है वो ज़्यादा हो गया, डिविडेंड आपके पास आ गया, स्टॉक्स पे कंट्रोल ज़्यादा हो गया। तीसरी बात है, फ़ी नहीं लगी। फ़ी स्मॉल केस वाले जो लेते हैं वो तो रीबैलेंसिंग का फ़ी लेते हैं, ठीक है, वो मिनिमल होता है। अगर आप 10-15 हज़ार लगा रहे हो तो 100-200 रुपये ऐसा कुछ है वो फ़ी, तो विच इज़ फाइन, उसमें कोई टेंशन नहीं है अपने को। पर अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली कभी कभी 1.25% भी होगा। इंडेक्स फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स फंड्स का कम होता है, से कभी कभी लेके 2.75% तक की फ़ी होती है एनुअल। इसका क्या मतलब है? मतलब आपका अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, इतना आपसे वो अपनी सर्विसेज का साल का चार्ज कर रहे हैं। अगर उन्होंने रिटर्न दिया तो भी, अगर उन्होंने रिटर्न अच्छा नहीं दिया तो भी। तो सोचो आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, दिस मीन्स आपने उनको साल का 2.75 लाख दे दिया। मान लो आप बोलोगे यार मैं तो 10,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 10,000 से आपने स्टार्ट किया, आप ज़िंदगी में 10,000 हर मंथ लगाते गए SIP, कभी तो एक बड़े अमाउंट पे पहुँचोगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, तो ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 2.75 मैंने इस साल दे दिया, अगले साल फिर मैंने अप्रॉक्सीमेटली इतना दे दिया, तो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इनको लिटरली 12, 12.5, 13 लाख रुपए के ऊपर मैंने दे दिए। क्या करने के लिए? सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। सो म्यूचुअल फंड्स में ऐसी सिनेरियोज आ सकते हैं जहाँ पे वो फ़ी बहुत ज़्यादा है। दिस डज नॉट मीन कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इट इज़ फाइन, आप मार्केट में एक्सपोजर चाहते हो, आप नहीं खुद रिसर्च कर सकते, नो प्रॉब्लम, कंपैरेटिवली सेफ्टी जो है बनी रहती है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस आपको क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा कि यूजुअली एक सिंगल, आपने मान लो एक स्टॉक में पैसा लगाया, आपने रिसर्च करके स्टॉक जीरो हो गया, आपका पैसा जीरो हो गया। म्यूचुअल फंड में यूजुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो थोड़ा सा जो क्या बोल सकते हैं आप, जो रिस्क मिटिगेशन है वो थोड़ा अच्छा हुआ होता है। उसकी वजह से यहाँ पे हमें जो ओवरऑल आप बोलो स्टेबिलिटी है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में। मैं देख रहा हूँ कैमरा मेरी शक्ल पे फोकस ही नहीं कर रहा है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो अगर आप इसमें आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको कमेंट में छोड़ सकते हो। एंड एज ऑलवेज आप बाकी के वीडियोस जो है चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस है पैसा बनाने को लेके, पैसिव इनकम के बारे में कि मैं कैसे पैसिव इनकम हर महीने जनरेट करता हूँ, उसको लेके बहुत सारे वीडियोस हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारा जो है फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड वीडियोस मिल जाएगा। तो लास्ट वीकेंड जो मैं करने वाला था वो मैंने डिले कर दिया था, बिकॉज पैसिव इनकम को लेके आपके क्वेश्चंस, तो मैंने वो वीडियो बनाया था विच इज़ गोइंग टू बी TCS का फंडामेंटल एनालिसिस। तो टाटा कंसल्टिंग, TCS, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इंडिया में, उनका फंडामेंटल एनालिसिस हम ये वीकेंड पे यहाँ पे इस चैनल पे फाइनेंशियल फंडा पे करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक बटन को आप प्यार से दबा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं उस पर, एंड यूट्यूब को बता सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडा।